स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज नया लेक्चर। जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा था उसी में नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो पिछले क्लास में मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था पीएच वैल्यू निकालना डिफरेंट केस में, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। 3 तरह का टाइट्रेशन मैं बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का टाइट्रेशन, या फिर दोनों ही जब वीक हो उस केस में। डिफरेंट केस में हम लोगों ने मैंने पीएच वैल्यू निकाल बताया था। उसी पीएच वैल्यू से मेरा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर समझ में आया तो यहाँ पर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसमें बोल रहा है पीएच ऑफ 1MCH3COO Na निकालने बोला गया है, जो कि किसके इक्वल होगा, पी के वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉग का यहाँ पर कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं। तो CH3COO Na क्या है, कौन सा एसिड है, कैसा एसिड है, कैसा बेस है। यहाँ पर एसिड कैसा हो जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, और बेस कैसा हो जाएगा NaOH। बेस मेरा कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस केस में पीएच क्या हम लोग देखे थे, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कौन रहेगा, एसिड रहेगा, क्योंकि ये क्या है, वीक है। और बेस मेरा कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जो पीएच को जो इफ़ेक्ट करेगा वो मेरा pKa इफ़ेक्ट करेगा। जो भी वीक रहेगा वही मेरा इफ़ेक्ट करेगा पीएच को। अगर दोनों रहेगा तो दोनों मेरा इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सी। ये हम लोग फार्मूला देखे थे, कोई नया चीज़ है नहीं, तो इसी पर हम लोग पुट कर देंगे। तो पीएच क्या आ जाएगा, 7 प्लस हाफ ऑफ पी के क्या दिया हुआ है, 4.74 प्लस लॉग सी। लॉग 1 क्या हो जाएगा, लॉग 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो मेरा 0 हो गया, तो बचा यही टर्म। तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2.37 मतलब 9.37, जो कि 4 इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज़ 4, डी। ओके, ठीक है। नॉर्मल इजी सा क्वेश्चन था, बस वैल्यू पुट करना था, हो गया आगे सॉल्व। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर रिक्वेस्ट था कि मोटिवेशन कुछ वीडियो बनाया जाए, जिससे जैसे पेंडेमिक का पीरियड है और फिर बहुत सारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि कोई कहीं जा कर के पढ़ रहा, कोई पटना, दिल्ली, कहीं कोटा, कहीं पर भी पढ़ रहा था, अभी सब घर आया हुआ है, तो फिर सबका पढ़ाई क्या है, अफेक्टेड है। इस तरीके से जो आप लोग पढ़ रहे थे, जैसे कोई 6 घंटा पढ़ रहा था डेली, 8 आवर डेली पढ़ रहा था, 10 आवर डेली पढ़ रहा था, तो ये सब क्या अफेक्टेड हो गया है, क्योंकि घर पर वैसा माहौल बन नहीं पा रहा है जैसा वो बच्चा जहाँ अकेले रह कर के पढ़ रहा था। तो इसलिए मैं उन लोग के लिए यही बोलूँगा कि जिस तरीके से आप अभी जितना हो सके उतना एफर्ट डालने का कोशिश कीजिए, ब्रेक नहीं लीजिए पढ़ाई के दौरान। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़े 1 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं, कम ही पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी रखना होगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। जैसे कोई लैडर है, ठीक है, तो क्या क्या देखते हैं उसमें, छोटा छोटा स्टेप रहता है, छोटा छोटा, यही छोटा छोटा स्टेप लेकर के हम लोग यहाँ ऊपर तक पहुँचते हैं। तो यही छोटा छोटा स्टेप अभी हम लोग का डेली लाइफ में चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कंसिस्टेंट रहना होगा, डेली पढ़ाई करना होगा। जो जितना भी देर पढ़ रहा है, 2 घंटा अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे कोशिश करना होगा 2 घंटा, हो सके तो 2 घंटा, नहीं तो 3 घंटा कोशिश करें पढ़ने का। ज़्यादा आप लोग को कम मिनिमम 6 से 7 घंटा तो डेली पढ़ना ही होगा, ठीक है, तभी जाकर के पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन करने से ही कंपटीशन निकल जाएगा, यहाँ पर रैंक भी लाना होता है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई करना कम कर देंगे तो दूसरा
देश के कोने में कोई दूसरा बच्चा उस टाइम पढ़ ही रहा होगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि हमें कंपटीशन किसको देना है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको। तो उस वो जिस तरीके का मेहनत कर रहा है आपको भी वैसा ही करना होगा। आप खुद को खुद के हिसाब से मत चलिए। यहाँ कंपटीशन है, यहाँ पर दूसरे बच्चे को आपको compete करना ही होगा। जैसे रेस में देखते हैं, 10 बच्चा अगर कोई दौड़ रहा है तो फर्स्ट कौन आएगा? जो सबसे तेज़ दौड़ेगा। हो सकता है 10 यहाँ पर तेज़ दौड़ने वाला हो, लेकिन इस 10 में जो सबसे अच्छा होगा वो सिलेक्शन हर हमेशा उसी का होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, आप लोग को हर हमेशा याद रखना है कंपटीशन उसी को देना है जो कि हार्ड वर्क कर रहा है। तो इसलिए सक्सेस अगर अचीव करना है आपको तो हार्ड वर्क भी करना होगा, और जो आपका ड्रीम है उस ड्रीम के ऊपर एकदम दृढ़ तरीके से रखना होगा, और डेडिकेशन भी पूरा रखना होगा। जैसे रात रात भर पढ़ाई करना, जो हर बच्चे का अलग अलग तरीके से पढ़ाई करने का तरीका है। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। तो आपको जब जैसे भी सहूलियत हो उस टाइम पढ़ने का कोशिश कीजिए, लेकिन पढ़ाई डेली ही कीजिए। चाहे भले 2 घंटा पढ़ रहे हो, चाहे 3 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ाई आपको डेली करना है। हार्ड वर्क भी कीजिए। अभी माहौल ही बहुत ही ख़राब चल रहा है, टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आप लोग को हर हमेशा याद रखना, कंपटीशन उसको देना है जो कि देश के कोने कोने में आप अगर खेल रहे हैं तो उस टाइम अगर कोई पढ़ रहा है तो हर हमेशा याद रखना है कंपटीशन उसी को देना है आपको। ठीक है? ओके। इट इज़ हार्ड टू बीट ए पर्सन हु नेवर गिव्स अप। इट इज़ हार्ड टू बीट ए पर्सन हु नेवर गिव्स अप। जो बच्चा कभी गिव अप नहीं करता है उसको आपको हराना है। हराना नहीं भी है तो आपको हर हमेशा कंपटीशन में उसके साथ तो कम से कम चलना ही है, तभी जा कर के आप अच्छा रैंक ला पाएंगे। और अभी जैसे सोशल यूट्यूब के ज़रिए पर एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है। हाँ, एक चैलेंजेस इसका ये भी है कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप अगर मान लीजिए यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है उसी टाइम यूट्यूब पर कोई नया वीडियो आ जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो हो सकता है आप उस तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, पढ़ाई को सोचेंगे कि बाद में कर लेंगे। तो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान देना होगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। और कोई एक कोई फैकल्टी को आप लोग को पकड़ना होगा और उसी का पूरा लेक्चर देखना होगा, उसी को फॉलो करना होगा। क्योंकि अगर तरह तरह के फैकल्टी को आप लोग फॉलो करने चले जाएंगे तो बस पता चला कि 2 साल के बाद आप सिर्फ फॉलो ही कर रहे हैं एक दूसरे फैकल्टी को, और आपका खुद का रिजल्ट क्या हो जा रहा है, 0/10 हो जा रहा है। तो इसलिए किसी एक फैकल्टी को पकड़िए और उसके सारे लेक्चर को आप लोग देखिए। एक बार नहीं हो, 2 बार नहीं हो, 3 बार देखिए, बस पढ़ते रहिए। ओके? थोड़ा बहुत फैमिली मेम्बर्स के भी साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और हार्ड वर्क भी करते रहिए। ठीक है? ओके। देयर आर नो secrets to success. It is result of preparation, hard work and learning from failure. जैसे अगर आप टेस्ट सीरीज अगर दे रहे होंगे तो उसमें भी आप लोग का जैसे कम मार्क्स आ रहा है तो फिर भी आप लोग को टेस्ट देते रहना होगा, क्योंकि और टेस्ट दीजिए, टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से आपका रैंक इम्प्रूवमेंट होगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको आपके अंदर जो डर बना हुआ है उस डर को भी ख़त्म करना होगा, तभी जा कर के आप रैंक भी इम्प्रूव कर पाइएगा। क्योंकि एक टेस्ट देने से ये होगा कि आप लोग का 3 घंटे में पेपर को कैसे सॉल्व करना है वो आप लोग को पता चल जाएगा। किस तरीके के क्वेश्चन को पहले करना है, फिजिक्स को पहले सॉल्व करना है, केमिस्ट्री को सॉल्व करना है, मैथ को सॉल्व करना है, किस तरीके से या फिर बायो को सॉल्व करना है, वो आप लोग को पता चल जाएगा। हर स्टूडेंट का अपना अपना तरीका है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का, तो वो आपको टेस्ट सीरीज़ लगा करके ही पता चलेगा। और आप टेस्ट सीरीज़ से ये भी पता चलेगा कि आपका तैयारी पूरे ऑल इंडिया लेवल पर कैसा चल रहा है। अगर ख़राब है तो फिर इम्प्रूवमेंट कीजिए। जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुआ है उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, समझने का कोशिश कीजिए कि क्या गलती हो चुका है। यही सब फ़ायदा है टेस्ट सीरीज़ का। अगर ये सब चीज़ आप टेस्ट सीरीज़ से नहीं उठा पा रहे हैं, अपने फेल्योर से नहीं सीख पा रहे हैं, तो फिर आपका टेस्ट सीरीज़ पूरा जो भी
रुपया लगा है उसमें वो सारा बर्बाद है। ठीक है, तो इसलिए जो टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है। शुरू में थोड़ा मार्क्स कम आएगा, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, आप बस ये देखते रहिए कि कैसे कैसे क्या कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग, उस चीज़ को इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है वो हम लोग से बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है। ठीक है, ओके। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग, बफर सॉल्यूशन। तो जैसे अभी हम लोग देखे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड था, फिर वीक बेस था, इस सबको मिक्स कर रहे थे तो पीएच क्या हो रहा था, चेंज हो जा रहा था, चेंज होगा ही। ठीक है, मिक्सचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या फिर H+ कितना रिलीज करेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है पीएच। तो बफर सॉल्यूशन में ये होता है कि इसमें पीएच जो चेंज होता है उसको रेसिस्ट करने का कोशिश करता है। यहाँ जैसे टर्म है, रेसिस्ट करने का कोशिश कर रहा है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और फिर वीक बेस हम डालें तो फिर पीएच क्या, ये सॉल्यूशन क्या करेगा, जैसे पीएच अगर चेंज कर रहा है तो उसको रोकने का कोशिश करेगा। बफर सॉल्यूशन का यही मतलब है। ओके, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, एक और लेक्चर यहाँ पर मैं बनाऊँगा और फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ताकि जो स्टूडेंट खुद से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उन लोग के लिए यहाँ पर सुविधा होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो 2 टाइप का बफर सॉल्यूशन होगा, एक मेरा सिंगल सब्सटेंस जैसे यहाँ पर देख रहे हैं CH3 COONH4। ठीक है, और सेकेंड है मेरा मिक्सचर होगा, जैसे यहाँ पर एसिडिक बफर हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा। CH3COOH और CH3COONA। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर CH3COONA क्या है, वीक एसिड और फिर स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, और CH3COOH वीक एसिड है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, मेरा एसिडिक बफर हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, NaOH तो तुरंत CH3COONH NaOH से जो आया है ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम को जो इफेक्ट करेगा वो क्या करेगा, वीक एसिड करेगा। ठीक है, यही हो जाएगा मेरा एसिडिक बफर हो जाएगा। अगर बेसिक बफर बोलेगा तो उसमें वीक बेस हो जाएगा। ओके, ठीक है। जैसे ह्यूमन ब्लड मेरा क्या हो गया, बेसिक बफर हो गया। ठीक है, 7 से ज़्यादा इसका पीएच रहता है। ये आप देख रहे हैं ह्यूमन ब्लड है, RBC WBC प्लेटलेट्स इसका कंपोनेंट्स। तो बफर एक्शन अब हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, एक आप लोग को टॉपिक पढ़ाया गया था कॉमन आयन इफेक्ट। उसमें क्या था, उसमें मेरा कॉमन आयन निकल करके आ रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा। इसमें 2 तरह का कंपाउंड हम लोग लेंगे, CH3COONA और एसिटिक एसिड लेंगे। ठीक है, हम सोडियम एसीटेट और फिर एसिटिक एसिड। तो जैसे सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये क्या है मेरा, वीक एसिड और फिर स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है, मिक्सचर है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा CH3COO माइनस में और Na+ में। ठीक है, और फिर एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, ये क्या होगा, धीरे धीरे मेरा डिसोसिएट होने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा CH3COO माइनस में और H+ में। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, CH3COO माइनस और Na+, यहाँ पर CH3COO माइनस और H+। तो ये दोनों क्या हो गया, मेरा कॉमन आयन हो गया। ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग मान लेते हैं H2O है, जैसे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा मेरा H+ और OH माइनस में। तो ये H+ मेरा CH3COO माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा,
ठीक है। H प्लस मेरा CH3 COO माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, यही बना देगा। और Na प्लस क्या हो जाएगा, OH माइनस के साथ रिएक्शन करके NOH बना देगा। इससे हमको मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। तो यहाँ प्रोडक्ट से भी क्या बन जा रहा है मेरा, CH3COOH। तो ये क्या कर देगा, इसके डिसोसिएशन को रिड्यूस कर देगा। कॉमन आयन में हम लोग यही पढ़े थे, उसमें दो तरीके का कंपाउंड रहता है और फिर ब्रेक होता है। एक मेरा इजीली डिसोसिएट हो जाता है और एक मेरा बहुत धीरे धीरे डिसोसिएट होता है। तो ये जो होता है जैसे कॉमन आयन हो गया, ठीक है, ये दोनों कॉमन आयन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहाँ का CH3COO माइनस ये थोड़ा धीरे धीरे प्रोड्यूस होगा, टाइम लगेगा इसमें। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका जो ब्रेक करने का प्रोसेस है ये थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट में इस चीज़ को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप लोग को सब समझ में नहीं आया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। मैं पूरा लेक्चर हर कम्प्लीटली पढ़ाया हूँ, आप लोग को जहाँ भी दिक्कत होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं थोड़ा भी डिफरेंस क्रिएट नहीं किया हूँ, एक कोई स्पेशल स्टूडेंट और फिर जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ पढ़ने सिलेबस में है, JEE एडवांस मेंस और फिर नीट के, वो मैंने यहाँ पर पूरा कवर अप किया है। आप लोग अपने हिसाब से सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा कंसेप्ट भी मैंने समझाया कॉमन आयन इफेक्ट का, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा इसका CH3COOH के डिसोसिएशन का, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है मेरा, हेंडरसन हिल्सबैच सॉल्यूशन। तो बफर एक्शन आप लोग को समझ में आया। उसमें क्या होता है, एक सॉल्ट जैसे ब्रेक होता है CH3COONA, ये ब्रेक हो गया दो आयन में, और फिर एक वीक एसिड होगा। अगर एसिडिक बफर के केस में बात किया जाए तो CH3COOH एक वीक एसिड होगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मेरा इक्विलिब्रियम पर रहेगा, क्योंकि बहुत वीक है तो बहुत धीरे धीरे डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पर हम लोग यही हो जाएगा मेरा एसिडिक बफर, और ये जो होगा, ये जो CH3COOH का जो डिसोसिएशन को जो सप्रेस कर रहा है, यही हो जाएगा मेरा बफर एक्शन, ठीक है। ओके, अगर pH 7 से कम है तो वो मेरा एसिडिक हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा है तो मेरा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मेरा एसिडिक बफर क्या होता है। तो एसिडिक बफर अभी हम लोग पढ़े, उसमें क्या होता है, वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर Ka कंसिडर करेंगे। pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में एसिड, ठीक है। ओके, मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। हाँ, तो CH3COOH यहाँ पर जैसे है, तो इसमें Ka क्या हो जाएगा, H प्लस CH3COO माइनस अपॉन में CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस मेरा क्या आ गया, Ka इंटू CH3COOH अपॉन में CH3COO माइनस, ठीक है। यही हो जाएगा मेरा H प्लस। तो दोनों तरफ माइनस लॉग लगा देंगे, वहाँ से मेरा pH निकल करके आ जाएगा, और जो मेरा वैल्यू आएगा वो ये रहेगा। अगर मेरा सॉल्ट का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1, और log 1 0, ठीक है। तो pH = pK। इस केस को आप लोग को नोट कर लेना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मेरा बेसिक बफर। तो जैसे NH4Cl हो गया और फिर NH4OH हो गया, बेसिक बफर बोल रहा है।
यहाँ पर सॉल्ट क्या हो जाएगा मेरा, ये जैसे सॉल्ट है तो इसका बेस क्या हो जाएगा NH4OH, जो कि क्या है, वीक है। एसिड क्या हो जाएगा HCl, जो कि क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग है। तो वीक बेस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, बेसिक बफर। ठीक है। इसमें जो pH हो जाएगा जैसे ऊपर में पढ़े उसका ठीक उल्टा, यहाँ पर बेस वीक है तो इसलिए POH ले लेंगे। POH इज इक्वल टू PK बेस B प्लस क्या हो जाएगा, लॉग सॉल्ट अपॉन में बेस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अगर pH निकालना हो तो 14 से माइनस कर देंगे। pH जैसे pH प्लस, स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे थे pH प्लस POH क्या होता है 14। अगर pH निकालना है तो क्या हो जाएगा 14 माइनस POH। ठीक है, यहाँ से मेरा आ जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोनों फार्मूला को। अगर बफर कैपेसिटी क्या होता है, तो जैसे अभी हम लोग देख रहे थे pH बफर सॉल्यूशन क्या होता है, pH चेंज करने को रेसिस्ट करता है कि pH चेंज नहीं हो। ठीक है, बफर सॉल्यूशन यही कोशिश करता है। तो लेकिन चेंज अगर होगा भी तो बहुत कम यूनिट से चेंज होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं लिमिट ऑफ pH PK ±1। ठीक है, बहुत कम यूनिट से आगे पीछे होता है। तो इसका बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल या एसिड रिक्वायर है बाय 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन फॉर चेंजिंग इस pH बाय 1 यूनिट। तो जो बफर सॉल्यूशन है उसमें जो एसिड या बेस, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड बेस जो ऐड करते हैं pH को एक यूनिट चेंज करने के लिए, वही होता है मेरा बफर कैपेसिटी। ठीक है, ज़्यादा इसमें है नहीं, बस डेफिनेशन आप लोग को थोड़ा समझना होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब है एसिड बेस टाइट्रेशन। ये हो गया एसिड बेस मिक्सचर जो कि हम लोग पहले भी पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करते आए हैं शुरू से। इंडिकेटर क्या बताता है कि एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सॉल्यूशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, एसिड है, बेस है, यही सब बताता है मेरा इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर भी जो होता है वो मेरा इधर ऑर्गेनिक एसिड होता है या फिर वीक बेस होता है, वीक एसिड या फिर वीक बेस होता है, और डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है। आयोनाइजेशन, आयोनाइज अगर हो जा रहा है, अगर नहीं आयोनाइज हो रहा है तो फिर अलग तरीके का कलर प्रोड्यूस करता है। तो इसी से हम लोग का सॉल्यूशन का कैसा कैरेक्टर नेचर है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसे फिनोप्थेलिन हो गया, ये क्या है, मेरा वीक एसिड है एंड आयोनाइज्ड फॉर्म इज पिंक। अगर आयोनाइज हो गया तो फिर पिंक हो गया, अनआयोनाइज हुआ तो कलरलेस हो गया। ठीक है, ओके। ये सब आप लोग सुने होंगे पहले भी, और ये सब जो टॉपिक आज कुछ टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हो सकता है आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिले। तो इसलिए इस लिंक को, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। अभी आप लोग पढ़ लीजिए, बाद में शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगे। और फिर जो बच्चे नहीं हैं और नहीं समझ में आ रहा है, अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो उन लोग को मैं यही बोलूँगा, जो आप लोग वीडियो को देखिए, 10 दिन कम से कम देखिए, उसके बाद फिर आपको समझ में नहीं आए तो फिर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है 1 दिन 2 दिन हर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को बनने में एक टाइम लगता है। 10 दिन तो कम से कम एटलीस्ट लगता ही है। ठीक है, तभी जा कर के टीचर स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर फेथ कर पाता है। ठीक है, ओके। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, वीडियो को 1 बार 2 बार ऐसे करके देखिए, अच्छे तरीके से समझ में ज़रूर आएगा। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा टाइम लेगा। जो 2 बार, दूसरा बार या तीसरा बार पढ़ रहे हैं उन लोग को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पर अभी मैं बोला इंडिकेटर कैसा होता है, वीक एसिड या फिर वीक बेस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आयोनिक फॉर्म में लिखें तो H आयन
मेरा इक्विलिब्रियम पर रहेगा H प्लस और फिर आयन माइनस। आयन जो है वो है मेरा इंडिकेटर है, ठीक है। अगर वीक एसिड है तो फिर H प्लस तो रिलीज करेगा ही, अगर वीक बेस होगा तो H माइनस। वही हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिकेटर कांस्टेंट यही हो गया मेरा K आयन। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अपॉन में HIN, ठीक है। हो सकता है बहुत कम ही जगह इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इंडिकेटर का रेंज अगर पता करने बैठे तो पीएच क्या हो जाएगा, PKIN प्लस माइनस 1, मतलब PKIN माइनस 1 से लेकर के PKIN प्लस 1 तक पीएच का वैल्यू लाई करता है, ठीक है। ओके, अब सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर कैसा होगा, तो जैसे यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है तो पीएच कैसा हो जाएगा, 3 से 10 के बीच में लाई करेगा। तो इस केस में तो हम लोग कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लेंगे। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच जाहिर सा बात है उस तरफ जाएगा 7 से 11 के बीच में, तो यहाँ पर फिनोप्थेलिन हम लोग यूज़ कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो फिर 3 से 7 और मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड। वीक एसिड वीक बेस रहेगा तो कोई भी नहीं होगा, कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कोई इंडिकेटर सूटेबल नहीं है। ओके, तो कुछ प्लॉट अब हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर रहा है तो पीएच जो इक्विवेलेंट पॉइंट हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 7, 6 से 7 के बीच में रहेगा। ये मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और फिर स्ट्रॉन्ग बेस का प्लॉट है, ठीक है। इसमें दोनों एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर सूटेबल है। ओके, अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और फिर वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और फिर वीक बेस अगर सॉल्यूशन में है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और फिर वीक बेस है। ये जो ऊपर वाला है यहाँ पर, ये ग्राफ मेरा बफर सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। ओके, और ये यहाँ पर वीक एसिड और फिर वीक बेस का यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। वीक एसिड और फिर स्ट्रॉन्ग बेस का यहाँ पर ग्राफ, इसमें हम लोग बेसिक इंडिकेटर ही यूज़ करेंगे। ओके, और वीक एसिड और वीक बेस में कोई भी इंडिकेटर सूटेबल नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दिए कीजिए।